हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों। और सब कैसे हो? बढ़िया। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो राजस्थान के बारे में शुरू करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है अपना, क्योंकि अभी राजस्थान के जो परिवहन के जो राजमार्ग है उनकी क्या है, अंकों की संख्या चेंज कर दी गई है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान के कौन कौन से अंकों की संख्या चेंज की गई है। राजस्थान का परिवहन अब अभी नया टॉपिक है, क्योंकि राजस्थान के जितने भी राजमार्ग है उनके अंकों की संख्या चेंज कर दी गई है, उनकी अंकों की संख्या बदल दी गई है। तो उन अंकों की संख्या की बात करते हैं कि राजस्थान का जो परिवहन है, आज हमारा टॉपिक कौन सा है, राजस्थान का परिवहन। तो राजस्थान का परिवहन देखते हैं हम। आज कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, राजस्थान का परिवहन। राजस्थान का परिवहन, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का परिवहन, क्योंकि परिवहन की जो संख्याएं हैं वो बदल दी गई हैं, जितने की संख्याएं थी वो बदल दी गई है। पहले राजस्थान के सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा था, NH-15 था। अब उसकी संख्या बदल दी गई है। NH-15 की संख्या कितनी कर दी गई है, अलग अलग कर दी गई है। NH-15 को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो आने वाली जो अगली भर्तियां हैं उनके लिए इनमें से पर्सन, इस टॉपिक में से पर्सन बन सकता है, क्योंकि पर्सन तो उन्हीं में से बनाते हैं जो क्या है, मतलब सबसे ज्यादा न्यू होता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी संख्याओं में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए आज हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान परिवहन। और आगे आने वाली जो भर्तियां हैं, पटवारी की भर्तियां हैं, ग्राम सेवक की भर्तियां हैं, ग्राम विकास अधिकारी की भर्तियां हैं, उन भर्तियों में से इनमें से कोई एक दो पर्सन आ ही सकता है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में इनकी क्या की गई है, संख्या में परिवर्तन किया गया है। अब वो परिवर्तन किया गया है तो इनमें से श्योर है ये बात तो कि पर्सन पूछ सकते हैं। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान का परिवहन। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं परिवहन, ठीक है। परिवहन क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस वहन। प्री प्लस वहन। प्री का मतलब क्या होता है, चारों ओर। प्री का मतलब क्या होता है, चारों ओर होता है। वहन का मतलब क्या होता है, जितना वहन वह कर सकता है, मतलब चारों ओर का वहन करने वाला ही साधन क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो ऊंट गाड़ी हो, चाहे कोई बस हो, चाहे कोई ट्रक हो, चाहे कोई जीप हो, चाहे कोई पाइपलाइन हो, ठीक है। मतलब चारों ओर की कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, कोई भी सूचना है, उसको क्या करता है, संग्रहण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। परिवहन की जो परिभाषा बनती है अपनी, भाई प्री का मतलब तो क्या है, चारों। हमने परिवहन के टुकड़े किए। प्री का मतलब क्या है, चारों ओर का। प्री का मतलब क्या है, चारों ओर का। चारों ओर का क्या करता है, वहन करता है, वो ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। परिवहन की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं इसमें, तो परिवहन की डेफिनेशन क्या बनती है कि वह साधन या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, सूचना आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई सूचना है, ठीक है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। जिस प्रकार से मान लो मैंने क्या कहा, व्यक्ति है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई मान लेते हैं सूचना है, ठीक है, कोई मान लेते हैं सूचना है। इनको क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यहां तक मान लेते हैं इसको यहां पर पहुंचना है, तो यहां पर ले जाने और लाने और ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। परिवहन के टुकड़े करते हैं तो प्री का मतलब क्या होता है, चारों ओर। वहन का मतलब उसकी जो क्षमता होती है, उसकी क्षमता होती है, उसके अनुसार चारों ओर के क्या है, व्यक्ति, वस्तु और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप राजस्थान का परिवहन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान का परिवहन। राजस्थान का परिवहन में परिवहन की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो परिवहन की डेफिनेशन क्या बनती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और सूचना आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। अगर परिवहन की हम परिभाषा की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, सूचना
आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। इसकी ये डेफिनेशन बनती है, ठीक है, परिवहन की। परिवहन को अगर हम समझे, अगर इसके दो भाग कर रहे, परि और वहन, मतलब चारों ओर के व्यक्ति, वस्तु, सूचनाओं को क्या करता है, अपने अंदर अपनी क्षमता होती है उसके अनुसार इनको समेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। अगर इसकी परिभाषा हम बढ़ाते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, सूचना आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। अब बात आती है कि भारत में परिवहन कितने माध्यमों से होता है, परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, भारत में परिवहन के कितने प्रकार हैं। तो देखते हैं भारत में परिवहन के प्रकार। भारत में परिवहन के प्रकार, ठीक है। अब इन प्रकारों के हम बात करें तो कितने प्रकार के परिवहन हैं? 3 प्रकार के परिवहन हैं। भाई अपने देश में कितने प्रकार के परिवहन हैं? 3 प्रकार के परिवहन हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला तो स्थल परिवहन। कौन सा है? स्थल परिवहन। दूसरा कौन सा है अपने भारत में? जल परिवहन। कौन सा है? जल परिवहन। और तीसरा कौन सा अपना? वायु परिवहन। भारत में कितने प्रकार के परिवहन हैं? 3 प्रकार के परिवहन हैं, जल परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन, जो स्थल पर जो चलने वाले साधन है वो क्या कहलाते हैं? स्थल परिवहन। जल में जो चलने वाले साधन है वो क्या कहलाते हैं? जल परिवहन। और वायु, आकाश में जो उड़ने वाले परिवहन है वो क्या कहलाते हैं? वायु परिवहन। अब ये 3 प्रकार के भारत में क्या पाए जाते हैं? परिवहन पाए जाते हैं। स्थल परिवहन में कौन कौन से आते हैं? बात करते हैं स्थल परिवहन की हम। तो स्थल परिवहन में कौन कौन से आते हैं? देखो, सड़क परिवहन। सड़क कहाँ भाई? सड़क परिवहन। सड़क कहाँ है? स्थल पे। ये सड़क कहाँ है? स्थल पर है, तो इसको हम किस में लेके आएंगे? स्थल परिवहन। फिर उसका बाद में क्या आता है? रेल मार्ग। क्या आता है? रेल मार्ग। और उससे अगले वाला कौन सा अपना? पाइपलाइन। कौन सा है? पाइपलाइन। ये परिवहन किस में आते हैं? स्थल परिवहन में। अगर ऐसे सोच के देखते हैं भाई, स्थल भाग पर इनका तो जल से तो कोई लेना देना नहीं, वायु से कोई लेना देना है, क्योंकि ये काम कहाँ पर होता है? सड़क बनाने का काम कहाँ होता है? स्थल पर होता है। रेल की जो पटरियां डाली जाती है वो कहाँ डाली जाती है? स्थल पर डाली जाती है। और पाइप की जो पाइप डाले जाते हैं वो कहाँ डाले जाते हैं? स्थल पर डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये किस में आ गए? तीनों के तीनों भाग स्थल परिवहन में आ गए। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइप परिवहन किस में आते हैं? स्थल परिवहन में। बात करते हैं हम जल परिवहन की। तो जल परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया है। जल परिवहन को 2 भागों में कौन कौन से? एक तो अंतर्देशीय। कौन सा? अंतर्देशीय, ठीक है। उसके बाद में महासागरीय। कौन सा है? महासागरीय। अब इसमें देखो, जल परिवहन में अंतर्देशीय का मतलब क्या होता है? देश के भीतर, देश के अंदर, भारत देश के अंदर। हम भारत के परिवहन के प्रकारों की बात कर रहे हैं, तो भारत की जितनी सीमा है उसके अंदर नदी है, जैसे झील है, उनमें होने वाला क्या है? परिवहन क्या कहलाता है? अंतर्देशीय परिवहन कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं महासागरीय परिवहन की। तो महासागरीय परिवहन क्या कहलाता है? जब एक देश से दूसरे देश में जल के द्वारा जो साधन चलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? महासागरीय परिवहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महासागरीय परिवहन। अब मान लेते हैं हम भारत है, भारत को अगर कोई भी माल भेजना है, मान लेते हैं ब्रिटेन भेजना है, ठीक है, तो वो नदी के द्वारा तो जाएगा भी नहीं, क्योंकि इतनी लंबी कोई नदी भी नहीं है। दूसरा, झील के द्वारा भी नहीं जाएगा। वो किसके द्वारा जाएगा? वो महासागर के द्वारा जाएगा। महासागर के द्वारा जाएगा तो एक देश से दूसरे देश के अंदर हो गया। या फिर हमारे को मान लेते हैं हम
कहीं और दक्षिण अफ्रीका किसी माल के भेजना है या उससे उस माल को लेके आना है, तो किसके द्वारा लेके आएंगे हम? महासागर के द्वारा लेके आएंगे। तो महासागरीय परिवहन आप समझ गए होंगे कि महासागरीय परिवहन क्या होता है। जब एक देश से दूसरे देश में जल के द्वारा जो परिवहन होता है उसे क्या कहते हैं? महासागरीय परिवहन कहते हैं। अंतर्देशीय परिवहन जब देश की सीमा के अंदर किसी झील, किसी नदी के द्वारा जो परिवहन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्देशीय परिवहन कहते हैं। और भारत में अंतर्देशीय परिवहन कितने हैं? अब फिलहाल 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, जैसे इलाहाबाद हल्दिया है, ठीक है, तो उसकी तो हमें बात ही नहीं करनी एक बार, क्योंकि हम तो राजस्थान के परिवहन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे वाली बात करते हैं वायु परिवहन की। किसकी बात करते हैं? वायु परिवहन की। वायु परिवहन को कितने भागों में बांटा गया? बात आती है कि वायु परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है। तो वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा आता है? घरेलू वायु परिवहन, और दूसरा कौन सा आता है? अंतरराष्ट्रीय परिवहन। कौन सा आता है? अंतरराष्ट्रीय परिवहन। वायु परिवहन को हमने 2 भागों में बांटा। कौन सा? घरेलू वायु परिवहन और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। घरेलू वायु परिवहन किसे कहते हैं? जब देश के, ये वही बात है इस वाली है अंतरदेशीय वाली, जब देश के अंदर, ठीक है, जब देश की सीमा के अंदर किसी भी वायु परिवहन के द्वारा परिवहन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? घरेलू वायु परिवहन कहते हैं। मतलब देश की बाहर नहीं जाएगा, वो देश की सीमा के अंदर रहेगा। आगे वाले की बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय परिवहन। जब एक देश से दूसरे देश में, क्या एक देश से दूसरे देश में वायु परिवहन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय परिवहन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय का मतलब जानते हो आप? एक देश से दूसरे देश में। घरेलू का मतलब अपने ही घर में, अपने ही घर में, मतलब अपना देश कौन सा? भारत है, और भारत देश के अंदर जो वायु परिवहन होता है उसे क्या कहते हैं? घरेलू वायु परिवहन। जिस तरीके से आपने देखा होगा कई बार जो प्लेनें हैं वो क्या है, जैसे जयपुर से अहमदाबाद है, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, या फिर कोलकाता, या दिल्ली से कोलकाता, तो वो क्या हुआ? एक तरह से घरेलू परिवहन हो गया। और वो ही प्लेन अगर मान लेते हैं, अगर वो पाकिस्तान जाती है या ब्रिटेन जाती है या अमेरिका जाती है या रूस जाती है, कहीं भी दूसरे देश में जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपने अंतरराष्ट्रीय परिवहन, वायु परिवहन कहते हैं। तो देखो एक बार दोबारा से हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी। भारत के कितने परिवहन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, जल, स्थल, जल और वायु। स्थल परिवहन को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, सड़क, रेल मार्ग, पाइप। और जल परिवहन को कितने? अंतर्देशीय, जो देश के अंदर होता है उसे अंतर्देशीय कहते हैं, और महासागरीय, एक देश से दूसरे देश में। वायु परिवहन घरेलू है और अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, अब देखो भारत के परिवहन के प्रकार में से हमने कौन सा पढ़ रहे हैं? हम राजस्थान का परिवहन। इनमें से जल परिवहन है क्या राजस्थान में? ये बताओ मेरे को। तो आप पहले, जल परिवहन है? नहीं है जल परिवहन। तो जल परिवहन राजस्थान में नहीं है। वायु परिवहन है बिल्कुल अपने राजस्थान में वायु परिवहन। ठीक है, उसके बाद में स्थल परिवहन है, स्थल परिवहन भी अपने हैं यहाँ पर। ठीक है, सड़क परिवहन है अपने, सड़कें हैं अपने राजस्थान में तो सड़क परिवहन आएगा। रेल परिवहन, रेलें भी अपने चलती है राजस्थान में तो रेल परिवहन। पाइपलाइन परिवहन है तो पाइपलाइन परिवहन अपने राजस्थान में नहीं होता है। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर पाइपलाइनें तो हमारे राजस्थान से गुजर रही है। ठीक है, लेकिन भैया पाइपलाइन राजस्थान से गुजर रही है, लेकिन पाइपलाइन का भी इतना विकास हुआ नहीं है राजस्थान में, तो इस पाइपलाइन को हम नहीं मान सकते। उसमें से फिर आता है कौन सा? वायु परिवहन। वायु परिवहन अपने राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो वायु परिवहन घरेलू परिवहन भी है और अंतरराष्ट्रीय परिवहन भी है। ठीक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो हवाई जहाज चलती है, प्लेनें चलती है, वो सांगानेर हवाई अड्डे से चलती है। ठीक है, घरेलू परिवहन अगर हम जयपुर से उदयपुर सिटी पहुंचना चाहें तो जा सकते हैं अपन। अरे हेलीकॉप्टर के द्वारा तो जा ही सकते हैं अपन। ठीक है, चलो ठीक है, कोई सुविधा यहाँ से एयरपोर्ट से नहीं मिले कोई प्लेन की, तो हेलीकॉप्टर से तो हम जा सकते हैं। तो वो भी तो क्या एक वायु मार्ग ही है, हेलीकॉप्टर तो वायु से जाएगा, वो क्या धरती पे थोड़ी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, घरेलू परिवहन में वायु परिवहन अपने राजस्थान में। अब देखो यहाँ पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में देखो कौन कौन से परिवहन आते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर मैं हटा देता हूं इसको, यहां राजस्थान लगा देता हूं।
ये राजस्थान हो गया। अब राजस्थान में कितने प्रकार के परिवहन हो गए? सड़क परिवहन हो गया। कौन सा हो गया अभी? सड़क परिवहन हो गया। दूसरा कौन सा हो गया अपना? रेल मार्ग हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? रेल मार्ग हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया अपना? वायु परिवहन हो गया। कौन सा हो गया अभी? वायु परिवहन हो गया। ठीक है, तो राजस्थान में हमने बांट लिए क्योंकि जल परिवहन है, जल परिवहन राजस्थान में विकसित है नहीं, क्योंकि जहां पर क्या है, नदी होती है, तो राजस्थान में वैसे ही पानी की कमी है, नदी नाले इतने हैं नहीं इस प्रकार की कोई झीलें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। अब आप कहोगे सर उदयपुर सिटी में झीलें हैं बहुत सारी, तो भैया वो झीलें हैं लेकिन वो 2-4 किलोमीटर में फैली हुई है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं वैसे, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका परिवहन नहीं होता है। तो इस प्रकार से जल परिवहन है और राजस्थान में नहीं है। वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन राजस्थान में है, वो तो आपको सबको पता है, क्योंकि जो घरेलू परिवहन है वो भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन होता है वो भी होता है राजस्थान से। उसके बाद में रेल मार्ग है, रेल मार्ग भी है राजस्थान में, और सड़क परिवहन भी है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में परिवहन के कितने प्रकार हैं, तो राजस्थान में परिवहन के कितने प्रकार हैं? 3 ही प्रकार हैं, इससे ज्यादा नहीं है, ये बात याद रखना। यहाँ से कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं ये। अगर भारत के बारे में पूछ ले तो भारत के बारे में आप सीधा क्या करोगे, उसको गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, राजस्थान में 3 प्रकार के परिवहन है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन और वायु परिवहन है। अब आज जो हम प्रारंभ में बात करने वाले हैं वो सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? सड़क परिवहन की बात करने वाले हैं। अगर हम इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि सड़कों की शुरुआत कब से हुई है, सड़कों की शुरुआत कब से हुई है, तो आज तक तो हमने यही पढ़ा है कि शेरशाह सूरी ने क्या है, रोड बनवाई थी। ठीक है भाई, कौन सी रोड? ढाका से काबुल तक वो रोड बनवाई थी। हम सबको यही याद है कि शेरशाह सूरी ने उस रोड को क्या किया था, निर्माता था उस रोड का। लेकिन ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि मौर्य काल में से ही उस परिवहन का विकास हो चुका था। ठीक है, तो देखते हैं अब सड़कों के, अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो सड़कों का इतिहास देखते हैं कि कहां से कहां तक है। ये वाला तो समझ में आ गया ना भाई। राजस्थान में कितने प्रकार के परिवहन हैं? 3 प्रकार की, सड़क परिवहन, रेल मार्ग परिवहन और वायु परिवहन। अरे इतनों कौन जानोगे थे भाई कि क्या नाम, सड़कों के द्वारा क्या होता है, आने जाने के आप जानते हैं इसी तरीके से, और रेल मार्ग को भी जानते हैं और वायु परिवहन को भी जानते हैं। अब देखो हम बात करने वाले हैं प्रारंभ में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। हम किसकी बात करेंगे? 1 नंबर वाले की बात करेंगे, सड़क परिवहन की, कि सड़क परिवहन के कितने प्रकार है। पहले तो सड़क परिवहन का हम क्या देखेंगे, इतिहास देखेंगे कि कब से कहां तक इसका निर्माता कौन था, आधुनिक युग में इसका जन्मदाता कौन है, विश्व में इसका जन्मदाता कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में सड़कों के जितने प्रकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। चलो देखते हैं। अब देखो राजस्थान में सड़कें, ठीक है। अब हम इतिहास के बारे में अगर बात करते हैं, इतिहास के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले भारत के इतिहास में सड़कों के बारे में हमारे को विवरण या वर्णन कहाँ मिलता है? मौर्य काल में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? मौर्य काल में मिलता है। कहाँ मिलता है? मौर्य काल में। एग्जाम में प्रश्न आ जाए इस चीज का कि सर्वप्रथम भारत में जो सड़कों के बारे में हमारे को जानकारी किस काल से उपलब्ध होती है, तो किस काल से उपलब्ध होती है? मौर्य काल से उपलब्ध होती है। मार्ग कौन सा है? वही मार्ग है ढाका से काबुल वाला। उसकी कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमारे को जानकारी कहां से मिलती है? मौर्य काल से मिलती है। मौर्य काल में कहां से कहां तक? ढाका से कहां तक भाई? ढाका से काबुल तक। कहां तक? काबुल तक या फिर पेशावर। कहां तक? काबुल या फिर पेशावर। ठीक है, ये वाली बातें कहां से कहां तक जाती थी वो सड़क? ढाका से काबुल जाती थी। ढाका आपको पता है बांग्लादेश में है, काबुल का आपको पता है अफगानिस्तान में है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी थी? इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 2500 किलोमीटर। कितनी थी भाई? 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी। इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था। उत्तरापथ के नाम से इसको जाना जाता था।
मौर्य काल में सर्वप्रथम हमारे को सड़कों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है, ठीक है। और कहां से कहां तक जाती थी मौर्य काल में? ढाका से काबुल तक जाती थी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कहां, इसका जो नाम रखा गया था वो क्या नाम था? उत्तरापथ था। क्या नाम था? उत्तरापथ था। भाई ये बात का नक्शा है, मान लेते हैं ये बात का नक्शा है, ठीक है। ये बात का नक्शा है। ढाका बांग्लादेश कहां पर है? यहाँ पर है। काबुल कहां है? यहाँ पर है, ठीक है। यहां से ये राजमार्ग गुजरता था इस तरीके से, इस तरीके से होकर ये कहां जाता था? यहाँ जाता था। कहां जाता था? यहाँ जाता था। अब एक बात आप सोच के देखो, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? दक्षिण। और इस वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर। क्या बोलते हैं? उत्तर। तो इसका नाम क्या है? हो गया उत्तरापथ। क्या हो गया? उत्तरपथ। सॉरी, क्या हो गया? उत्तरपथ हो गया। भाई उत्तर से गुजरने वाला क्या है? राजमार्ग है ये। तो उत्तर दिशा की, और उत्तर और पथ, पथ का मतलब राजमार्ग, ठीक है। उत्तरापथ मतलब उत्तर और पथ, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तर पथ रख दिया गया। तो मौर्य काल में इसका क्या नाम था? उत्तरपथ था। अब देखो आगे की बात करते हैं हम, अगर कि भाई चलो ठीक है, मौर्य काल वाली बात तो सही है आपकी। फिर आता है कौन सा? सुव्यवस्थित तरीके से प्रशासन सबसे अच्छा किसका था? मौर्य काल का ही था। फिर गुप्त काल आया, गुप्त काल में ये क्या था? मार्ग शुरू था। फिर आता है मुगल काल। क्या आता है? मुगल काल। मुगल काल, मुगल काल में आपको पता है सर्वप्रथम मुगलों में कौन आया था? बाबर आया था। उसके बाद हुमायूं आया था, और हुमायूं को हरा करके क्या हुआ? बीच में शेरशाह सूरी आ गया था। शेरशाह सूरी ने इस रास्ते का, उत्तरापथ का क्या करवाया? विकास करवाया। क्या करवाया? विकास करवाया उसने थोड़ा बहुत, तो विकास करवाया। तो इसको मुगल काल में किसने करवाया? शेरशाह सूरी। किसने? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने करवाया। तो अभी भी ये कहां से कहां तक है? ढाका से काबुल तक है। कहां से कहां तक है भाई? ढाका से काबुल तक है। कहां से कहां तक है? ढाका से काबुल तक है, ठीक है जी। ये बात भी सही है, ढाका से काबुल। अब इसकी यहां से यहां तक, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 2500 किलोमीटर। भाई कितनी लंबाई होगी? 2500 किलोमीटर। और इसका नाम यहाँ पर मौर्य काल में क्या था? उत्तरपथ था। क्या था? उत्तरपथ था। लेकिन शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? शेर रोड ए आजम। क्या नाम बुलाया जाता था शेरशाह सूरी के काल में? इसको किस नाम से पुकारा जाता था? शेर रोड ए आजम के नाम से इसको बुलाया जाता था। शेर रोड ए आजम के नाम से इसको मुगल काल में, शेरशाह सूरी के काल में इसको बुलाया जाता था। शेरशाह सूरी का जो काल था उसमें किस नाम से पुकारा जाता था इसको? शेर शाह रोड, सॉरी क्या है? शाह रोड। शाह रोड ए आजम। शाह रोड ए आजम। अब देखो ढाका से काबुल, यहाँ पर भी ढाका से काबुल, लंबाई 2500। परिवर्तन क्या हुआ है? नाम का परिवर्तन हुआ है। भाई मौर्य काल में किस नाम से बुलाया जाता था? उत्तरपथ के नाम से बुलाया जाता था। शेरशाह सूरी के काल में इसको किस नाम से बुलाया जाता था? शाह रोड ए आजम के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। फिर देखो अब मुगल काल में शेरशाह सूरी बीच में आया था वो तो, ठीक है। हुमायूं को इसने हरा दिया था। फिर हुमायूं ने दोबारा से आक्रमण करके क्या किया था? भारत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद में अगर फिर दोबारा से शुरू क्या हो गया? मुगल काल हो गया। फिर अकबर आ गया, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां। इस तरीके से मुगल काल क्या हो गया? दोबारा से शुरू हो गया। तो एक तरह से मुगल काल ही था ये भी। शेरशाह सूरी के टाइम में ये चलाया गया था। दूसरा अगर हम देखते हैं कि अगर हम ये बात करते हैं कि शेरशाह सूरी के काल में तो इसको इस नाम से बुलाया जाता था, तो मुगल काल के किस नाम से बुलाया जाता था? तो मुगल काल में इसको किस नाम से बुलाया जाता था? सड़क ए आजम के नाम से। किस नाम से भाई? सड़क ए आजम के नाम से इसको बुलाया जाता था। किस नाम से बुलाया जाता था? सड़क ए आजम के नाम से इसको बुलाया जाता था। मुगल काल में जो सड़क ए आजम के नाम से बुलाया जाता था, प्रश्न पूछा जाए कि शेर सूरी के काल में इस रोड को या इस सड़क को किस नाम से बुलाया जाता था? तो शाह रोड ए आजम के नाम से इसको बुलाया जाता था। उसके बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, उनके काल में इसको किस नाम से बुलाया जाता था? सड़क ए आजम के नाम से इसको बुलाया जाता था। अब देखो कितने नाम हो गए भाई? उत्तरपथ, शाह रोड ए आजम और सड़क ए आजम। अब देखो उसके बाद में किसका काल आया? अंग्रेजों का आया। अंग्रेजों के काल में इसको किस नाम से बुलाया जाता था?
अंग्रेजों के काल में इसको किस नाम से बुलाया जाता था? ग्रांड ट्रक रोड के नाम से बुलाया जाता, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से इसको बुलाया जाता था। अंग्रेजों के समय में इसको किस नाम से बुलाया जाता था? ग्रांड ट्रक रोड के नाम से इसको बुलाया जाता था। ठीक है, अब देखो इतिहास की बात कर रहे हैं हम, सड़कों के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतिहास की चर्चा कर रहे हैं थोड़ी बहुत कि इतिहास में इनको किन किन नामों से बुलाया जाता था, कहां से कहां तक जाता है, सड़क का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ। देखो यहाँ पर मौर्य काल में उत्तर पथ के नाम से, लंबाई जगह स्थान वो क्यों रहेगी? ढाका से काबुल, इसमें मुगल काल में भी ढाका से काबुल, अंग्रेजों के समय में भी ढाका से काबुल। जब ढाका से काबुल आ रहा है तो इसकी क्या है? लंबाई भी एक ही होगी 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। सिर्फ इसका क्या हुआ है? नाम परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ भाई? नाम परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो नाम परिवर्तन हुआ है तो देखो यहाँ पर उत्तर पथ मौर्य काल में उत्तर पथ के नाम से पहचाना जाता था, और इसमें मुगल काल में शेरशाह सूरी काल में शाह रोड ए आजम, और उस मुगल काल में दूसरे में सड़क ए आजम, अंग्रेजों काल में ग्रांड ट्रक रोड के नाम से इसको बुलाया जाता था। ठीक है, अब भारतीय इतिहास में इसको क्या माना जाता है? भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी को क्या माना जाता है? इस रोड का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। शेरशाह सूरी को भारतीय इतिहास में क्या माना जाता है? इस रोड का जनक माना जाता है, मतलब सड़कों का क्या कहलाता है? जन्मदाता कहलाता है। कल नहीं कि मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन थोड़े थोड़े रास्ते का चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी थोड़ा करवाया, फिर अशोक के काल में कुछ विकास हुआ, तो इस वजह से इसके जनक बहुत से हो गए, लेकिन संपूर्ण रूप से शेरशाह सूरी ने इसका क्या करवाया था? विकास करवाया था। तो भारतीय इतिहास में सड़कों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। किस नाम से बुलाया जाता था? शाह रोड ए आजम के नाम से इसको बुलाया जाता था। और दूसरा अगर मुगल काल की बात करें तो सड़क ए आजम के नाम से इसको बुलाया जाता था। और ये अगर ये मुगल काल हो गया, ये शेरशाह सूरी का काल हो गया, ये शेरशाह सूरी का काल हो गया। अंग्रेजों के टाइम में इसको किस नाम से बुलाया जाता? ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से इसको बुलाया जाता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, हमने तो देखो ये चीजें सीखी कि ग्रांड ट्रक रोड और ढाका से काबुल और शेरशाह सूरी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया कि शेरशाह सूरी के काल में इस रोड को किस नाम से बुलाया जाता था? शाह रोड ए आजम के नाम से। मुगल काल में इसको किस नाम से बुलाया जाता है? सड़क ए आजम के नाम से इसको बुलाया जाता है। ये तो हो गई। अगर इसके भारतीय इतिहास में जन्मदाता की बात करें सड़कों के निर्माण की, तो कौन है? शेरशाह सूरी है। उसमें ये गलत मत कर देना, मौर्य काल वाला। ठीक है, हाँ, जानकारी उपलब्ध हमारे को सर्वप्रथम कहाँ होती है? मौर्य काल में होती है। ठीक है, जानकारी उपलब्ध हमारे को कहाँ होती है? मौर्य काल में होती है। बात करते हैं कि विश्व में सड़कों का आधुनिक जन्मदाता कौन है? विश्व में सड़कों का आधुनिक जन्मदाता कौन है? तो विश्व में सड़कों का आधुनिक जन्मदाता की बात करते हैं हम, तो आधुनिक विश्व की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? विश्व की बात कर रहा हूं। आधुनिक जन्मदाता कौन है भाई? आधुनिक जन्मदाता देखो यहां पर, आधुनिक जन्मदाता कौन है? जॉन लाउडन। कौन है? जॉन लाउडन। आधुनिक जन्मदाता की बात करते हैं तो आधुनिक जन्मदाता कौन है? जॉन लाउडन है। और ये कहां के रहने वाले हैं? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे ये? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो विश्व में आधुनिक सड़क का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जॉन लाउडन को कहा जाता है। और ये कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। भारतीय इतिहास के जन्मदाता किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। ये तो बात होती है। अगर हम राजस्थान के सड़क परिवहन की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमने इतिहास के बारे में चर्चा की है। तो इतिहास में ये क्या है? सबसे पहली बातें तो ये है। अब बात करते हैं, अब देखो यहां तक अपनी बात हिस्ट्री की कंप्लीट हो गई। देश क्या था उस टाइम में? अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? गुलाम कर रखा था देश को। तो उस टाइम में तो क्या है, सड़कों का विकास वैसे ही नहीं हो सकता था, क्योंकि लोग आजादी के लिए तरस रहे थे। तो देखो वहां पर अब 1943 में, किसमें? 1943 में जब ये लगने लग गया हमारे देश को कि अब हम आजाद होने वाले हैं, अब हम आजाद होने वाले हैं, तो 1943 में एक योजना लेकर के आए। कितने में? 1943
1943 में एक योजना बनाई भारत सरकार ने, एक योजना बनाई कि भारतीय सड़कों का विकास इस योजना से किया जा सकता है। तो इस योजना में जो भारत की सड़कें थे उनको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। तो 1943 में एक 20 वर्षीय योजना बनाई। कितने वर्ष के लिए भाई? 20 वर्षीय योजना बनाई। और इस 20 वर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? नागपुर योजना के नाम से जाना जाता है। किस योजना के नाम से जाना जाता है? नागपुर योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नागपुर में बनाएगी तो इसका, इस योजना का क्या नाम हो गया? नागपुर योजना। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, नागपुर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? सड़क परिवहन से। किससे? नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से है। कब बनाई गई? 1943। अब 1943 कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। तो कितने वर्षों के लिए हो गई है? कितने वर्षों तक? 1961 तक हो गई। कितने वर्षों तक हो गई भाई? 1961 तक हो गई। इस योजना में जो भारत की सड़कें हैं, क्या भारत की सड़कें, उनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में उसको बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा भाग कौन सा है? राज्य राजमार्ग। कौन सा है? राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग। तीसरा भाग कौन सा है अपना? जिला राजमार्ग। कौन सा है? जिला सड़कें। कौन सी है? जिला सड़कें। और चौथा भाग क्या है? ग्राम सड़कें। कौन सी है भाई? ग्राम सड़कें। ठीक है। इसमें, इस नागपुर योजना में भारतीय जो सड़कें थी